हेलो एवरीवन। आज जैसा सोसाइटी के टॉपिक्स की बात कर रहा था मैं पिछले एक दो लेक्चर्स में पहले पेपर को एनालाइज किया लास्ट ईयर 2020 के, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट द अप्रोच और अपनी एक थॉट प्रोसेस रखनी है जिससे कि आपको कम से कम चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़े और आप मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिख सकें। सो इसी सीरीज़ में टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजनलिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में। फ्रीक्वेंटली क्या, हर एक साल ही आ ही जाता है। अगर रीजनलिज्म पे नहीं आया तो कम्युनलिज्म पे आता है, बट इस पे क्वेश्चन आता ही आता है और काफ़ी इट्स अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट जो कि आप इजीली कॉन्कर कर सकते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मोर और लेस अब स्टैटिक रह गया है। करंट अफेयर्स में बहुत कम ऐसी चीज़ें आती हैं जो रीजनलिज्म को जस्टिफाई करती हैं, इस टॉपिक के करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल बन पाती हैं। जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, मैटर सेटल डाउन हो गए हैं या फिर चल रहे हैं, तो इसमें नया कुछ नहीं होता। तो आपको इसमें वैल्यू एडिशन के लिए करंट अफेयर्स से आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, किसी भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से ऐड कर सकते हैं। बट अभी हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं कि इन नोट्स के थ्रू, जैसे ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी, तो आप इन नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ रेडी रेफरेंस मटेरियल होगा लास्ट मोमेंट पे हर एक डायमेंशन को अपने दिमाग में लाने के लिए, हर एक डायमेंशन को सोचने के लिए, उनके लिए जिन्होंने अपने नोट्स नहीं बना पाए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिलीव मी, ये आपके मार्क्स को 1 to 2 मार्क्स बढ़ा सकता है, स्पेशली अगर रीजनलिज्म पे कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, किसी भी टॉपिक पे एज यूजुअल वी गिव द डेफिनेशन, क्या है क्या चीज़, क्योंकि अगर मान लो आपके पास ये टॉपिक आता है और you don't have anything like if the question is कि रीजनलिज्म has declined over the past 2 decades in India, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो आपको इस कैसे भी क्वेश्चन है मोस्टली उसका इंट्रोडक्शन जो होता है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट कुछ जो हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो चीज़ें आपके आंसर में आने ही आने चाहिए। जैसे आप रीजनलिज्म को डिफाइन करते हैं तो मैंने देखो 2-3 तरह की डेफिनेशन लिखने की कोशिश की। अगर 10 मार्कर में आता है तो सिर्फ डिफाइन करके छोड़ दो 2 लाइन या 3 लाइन में। अगर 15 मार्कर में आता है तो आप एग्जाम्पल और क्या क्या कंपोनेंट्स है रीजनलिज्म के वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्योंकि अगर 15 मार्कर है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है वहाँ पे। तो देखो, रीजनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल मूवमेंट दैट सिक्स टू एडवांस द कॉज ऑफ अ रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन के आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल मूवमेंट से रिलेटेड जो बातें होती हैं उसको रीजनलिज्म के नाम से जानते हैं। एक और डेफिनेशन है, रीजनलिज्म इज डिफाइंड एज पीपल्स पॉलिटिकल लॉयल्टीज becomes focused upon a particular region in preference to the whole country or the nation। बस इतना सफिशियंट है, ठीक है। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा अलग, अगर 15 मार्कर है तो देन यू कैन यूज दिस फ्लेवर कि इंटरेस्ट ऑफ वन रीजन और अ स्टेट इज असर्टेड अगेंस्ट कंट्री और अगेंस्ट द स्टेट, ये बात हो जाती है, इसको रीजनलिज्म बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना कि रीजनलिज्म पर से इज़ नॉट अ वेरी नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगर अगेन 15 मार्कर क्वेश्चन है ना, तो इसको इस पॉइंट को जरूर यूज़ कर लेना। ये मैं इसलिए लिख के रखता था अपने नोट्स में ताकि अब 15 मार्कर में अपना फॉर्डर थोड़ा सा बढ़ा सकूँ। तो जैसे होता है इट अराइजेस, क्यों, इशू ऑफ लिवलीहुड, कल्चर, लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन। एंड थर्ड फोर्स है होता है इंटरफेरेंस लीड्स टू रिलेटिव डिप्राइवेशन। एक्चुअली ये जनरेट कैसे होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज कि एक पर्टिकुलर रीजन है, राइट, अगर मैं बात करूं तो सपोज ये अपना इंडिया है, राइट, और इधर नॉर्थ ईस्ट होगा जो कि मतलब जो कि यहाँ मैप पे नहीं ड्रॉ कर सकता, बट ये सपोज ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है दैट इज़ लेस डेवलप्ड, यहाँ डेवलपमेंट हुई नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट हुई नहीं है बट लोगों को, वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि हम लोग गरीबी में रह रहे हैं, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। बट कोई थर्ड फोर्स आता है, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे उठ के बोलता है कि भैया देखो बाकी कंट्री के बाकी लोग जो हैं मुंबई या दिल्ली में या चेन्नई में बैठे हुए लोग काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो दिस थर्ड फोर्स मेक्स देम टू रियलाइज कि
यस यू पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज एंड दी फैसिलिटीज। जो थर्ड फोर्स है ना, इट मेक्स पीपल फील द रिलेटिव डिप्राइवेशन। रिलेटिव इसलिए क्योंकि बाकी एरिया के या बाकी रीजन के लोगों के पास वो सारी चीज़ें, वो सुख सुविधाएं हैं जो उनके पास नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये जो रिलेटिव, यहाँ देखो मैंने ऐड किया है, फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन पहले मेरे पास आया, बट कहीं पढ़ा होगा बाद में, तो मैंने रिलेटिव इसको बाद में ऐड किया है, राइट। तो ऐसे आपको नोट्स मेंटेन करने हैं अपने। अभी टाइम नहीं है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इनको रेफर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक फ्लो चार्ट होता है कि अपने आंसर में एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए, या फिर अपने आंसर को बढ़िया बनाने के लिए, या फिर उसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फ्लो चार्ट हम लोग सजेस्ट करते हैं। आपने बहुत सारे टॉपर से सुने होंगे जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं कि फ्लो चार्ट का यूज़ करो, डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बना दिया कि जिससे हम समझा सकें। वही चीज़ जो मैं बोल रहा था कि जैसे इशू ऑफ लाइवलीहुड और कल्चर पहले से होता है, ठीक है, कि उनके कल्चरल इंडिपेंडेंस को इंक्रोच किया जा रहा है, लाइवलीहुड के पर्याप्त साधन उनके पास नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसी टाइम पे एक फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन का फैक्टर आता है, ठीक है, जो इंटरफेरेंस ऑफ द थर्ड फैक्टर विच मेक्स देम रियलाइज। जब तक रियलाइज नहीं होता, जब तक हमें पता नहीं होता कि यार ये चीज़ की कमी है, तब तक हम थोड़ी कमी मानते हैं उसको। हम सोचते हैं कि यस वी आर सेल्फ सफिशिएंट, बट जैसे ही पता चलता है कि यस वी आर रिलेटिवली डिप्राइव्ड, तब रिसेंटमेंट आता है। देन ये रिसेंटमेंट किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इट लीड्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा लीड्स टू डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। उनको बोलते हैं मुझे हमें और ऑटोनॉमी दो। जैसे इससे क्या होता है कि शेड्यूल जो 6 शेड्यूल के हैं, शेड्यूल 6 एरियाज, ठीक है, शेड्यूल 10 एरियाज, उनसे ऑटोनॉमी की डिमांड आती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, डिमांड फॉर सेसेशन, बोलते हैं हम सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ एरियाज हैं दे वांट सेपरेशन फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, कुछ एरियाज हैं दे वांट सेपरेशन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। जैसे वहाँ पे एक ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं, तो ये एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया है। तो आप अगर इन नोट्स को रेफर करते हैं, यू विल फाइंड एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एवरीथिंग, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ नेटिविज्म, अब ये क्या चीज़ होता है, देखो ये टर्म्स जो है ना, ये दे आर योर सेवियर इन द एग्जामिनेशन। अब इस टर्म को लिखोगे ना, जैसे हम बोलते हैं कि पीपल आर अपोजिंग द आउटसाइडर्स, पीपल आर अपोजिंग द आउटसाइडर्स, इतना लिखने में आपका ऑलमोस्ट 1 लाइन कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ एक टर्म लिख सकते हैं, नेटिविज्म। दैट इज द वे टू रिड्यूस योर लेंथ ऑफ आंसर, यूज लेस वर्ड्स और कम टाइम पे आंसर खत्म करना। कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद क्या है, नेटिविज्म मतलब वहाँ के जो लोग हैं दे शुड ओनली गेट एम्प्लॉयमेंट, दे शुड ओनली गेट द लोकल बेनिफिट्स, दे शुड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। वो चाहते हैं कि बाहर के लोग आके हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें, जो है हम ही यूज़ करें। दैट इज़ कॉल्ड दी मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर, उसको हम नेटिविज्म बोलते हैं। अब इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनर लाइन परमिट, जो हमारे 4 राज्यों में भी है नॉर्थ ईस्ट के, उसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाती हैं। तो देखो आपको एग्जांपल्स यहाँ पे समझ में आते हैं कि ये सब रीजनलिज्म की वजह से ये चीज़ें लाई गई हैं। अब आगे कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं जब हम लोग, तो उसके बारे में जान लिया कि क्या क्या इशूज़, उसके डायमेंशंस क्या हैं, या फिर वो कैसे जनरेट होता है उसका, फिर आते हैं कॉजेज़ पे, क्योंकि कॉजेज़ हमेशा पूछता है, सीधे पूछ लेती है यूपीएससी कि द कॉजेज़ ऑफ रीजनलिज्म आर स्टिल परसिस्टेंस देयर, कमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। स्टिल परसिस्टिंग देयर मतलब पहले भी थे, अभी भी हैं। पहले किस सेंस में थे, पहले वो सब की चीज़ें थी, लैंग्वेज वाला इशू था जो हमने एड्रेस कर दिया। अभी डेवलपमेंटल डेफिसिट का है, नेटिविज्म का इशू है, ठीक है। हम देखेंगे एक एक करके। देखो कॉजेज़ में क्या होता है, आप देखो कोई भी सोसाइटी का पेपर है ना, या फिर कोई भी इन जनरल, चाहे वो इकोनॉमी का भी पेपर हो, तो सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि आप सोचो क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है तरीका, कई लोग बोलते हैं ना GS 1 से 4 तक ट्रेस करते जाओ, अगर कॉजेस या फिर इम्पैक्ट या फिर सॉल्यूशन भी देना है, तो जैसे एक हिस्टोरिकल कॉजेस हो सकते हैं, सोशल कॉजेस हो सकते हैं, GS 1 के टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें, ज्योग्राफिकल कॉजेस हो सकती हैं। अब GS 2 पे आ जाओ, पॉलिटिकल हो सकता है,
GS2 पे आगे जाएंगे तो गवर्नेंस और डेवलपमेंटल रिलेटेड एस्पेक्ट हो सकते हैं। GS2 में ही सोशल जस्टिस होता है, अगर कहीं पे इनजस्टिस हुई है तो ये रीजंस होते हैं। देन अगेन यू कम टू GS3, इकोनॉमिक, इंटरनल सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट, डिजास्टर वाले कॉजेज। तो ऐसे आप GS के किसी भी आंसर को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं। एट लास्ट इफ पॉसिबल, इफ़ यू कैन ऐड द एथिक्स वाला डायमेंशन, दैट वुड गिव यू एन एडेड एडवांटेज कि यहाँ एथिकल कॉजेज क्या हो सकती हैं। हर क्वेश्चन में फिट नहीं होता, बट एट सम प्लेसेस यू कैन यूज देम, राइट। सो सी, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सोशल कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं। सोचो, सोसाइटी की जो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो सेलियंट फीचर्स हैं ना, वही उसके कॉजेज बन जाएंगी। जैसे डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज है, एथनिसिटी है, ठीक है। डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, एथनिसिटी, कल्चर, रिलीजन, इतना सफिशिएंट है। ये आपके किसी भी आंसर में एक पॉइंट लिखने के लिए रीजनलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन में सफिशिएंट है। उसके बाद ज्योग्राफिकल बेसिस की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट बाई बांग्लादेश, बांग्लादेश से ऐसे कटा हुआ है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस मर्जर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। उसके बाद क्या किया गया कि जितने स्मॉलर स्टेट्स थे ना, उनको मर्ज कर करके बड़ा बनाया, जैसे आसाम बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो ज्योग्राफी की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोग कभी नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन ही नहीं किए। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, द पीपल कुड नॉट ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट कंप्लीटली। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट दे डिड नॉट हैव दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अगर एक राष्ट्रवाद की भावना अगर उनमें पहले से जागृत होती, तो वो कभी भी ऑटोनॉमी या फिर भारत से अलग होने की बात करते ही नहीं। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हालांकि मैंने इसको इस थर्ड पॉइंट में लिखा है, बट आई वुड रिकमेंड यू स्ट्रांगली कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म, यू शुड राइट दिस पॉइंट एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, because this is the major factor behind growing resentments in the northeastern region particularly, right? Then again we come to historical causes. Historical में again वही चीज़ें आ जाएंगी कि लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगेन मैंने बताया कैसे नोट्स को अपडेट करते हैं। ये 2017 में इन्होंने एक नया इशू उठाया है गोरखालैंड के लिए, ठीक है। अब बंगाली लैंग्वेज को तो लैंग्वेज रिलेटेड एक और इशू है जो रीजनलिज्म को जन्म दिया। अगर आपने ऐसे एग्जांपल्स अपने आंसर्स में लिखते हैं तो दैट विल फेच यू एटलीस्ट हाफ और 1 एक्स्ट्रा मार्क। आपको कोई भी स्टेटमेंट देना है, उसको सब्सटेंशिएट करना है। सब्सटेंशिएशन के लिए इलस्ट्रेशन देना है या फिर एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो जो अभी लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल भोजपुरी के बेसिस पे बोला जाता है, मैथिली रीजन के लिए बोला जाता है कि एक अलग स्टेट बनाओ, ठीक है। हाँ, एक और फैक्टर हुआ था हिस्ट्री में कि नागपुर सेशन जो था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में, कि नागपुर सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि हम सारे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइन पे रीऑर्गेनाइज कराएंगे, राइट। अब देखो, जैसा मैंने बताया था, उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज की बात कर लेंगे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस की बात कर लेंगे। अब देखो, इसके बाद रीजनलिज्म के इम्पैक्ट क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। रीजनलिज्म की बात आएगी, बोलेंगे भैया हमें स्वतंत्रता दो। स्वतंत्रता मतलब कि ऑटोनॉमी दो, वी वांट टू ऑपरेट एवरीथिंग द वे वी विश टू बी, ठीक है। तो लोग बात करते हैं कि हम अपने मन के मालिक रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कि ऑटोनॉमी दे दो, ऑटोनॉमी दे दो, हम खुद की सरकार बनाएंगे, राइट। तो जैसे है भी 6 शेड्यूल के थ्रू गवर्नमेंट ने काफ़ी ऑटोनॉमी दे रखी है, ठीक है। ये उसके बाद सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म, देखो ये भी एक टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, कि लोग जो है अपने स्टेट के बाहर जो कंटिगुअस एरिया है उनको जोड़ के अपना एक अलग स्टेट चाहते हैं। उनकी अपनी अलग ही कहानी है। जैसे बोलते हैं ग्रेटर नागालैंड, ग्रेटर बोडोलैंड, जो बोडो कम्युनिटी हो कहती है हमें बोडोलैंड बनाने दो, नागालैंड नागाज जो है वो बोलते हैं हमें नागालैंड बनाने दो। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बस आपको एग्जांपल देने हैं, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब पेपर है, आपको लिख के आगे बढ़ना है, ठीक है। वो हो गए, उनके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आर देयर, इट विल बी सॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या 1-2 दिन में नहीं हो सकते। सो डोंट ड्वेल ऑन दैट कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट। एक और आता है सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन। इसमें क्या बोलता है कि जो वहाँ का पैदाइश है ना, वही ही यूज़ करेगा वहाँ के रिसोर्सेज को, जैसा मैंने पहले ही बात किया, मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स, ठीक है।
उसके बाद अब जब इम्पैक्ट की बात करेंगे ना, इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले ना, यू हैव टू टॉक बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। आप सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो GS2 में पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो, या गवर्नेंस वाली चीज़ें हो, या कोई गवर्नमेंट स्कीम की बात क्यों ना हो, तो कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म। अब देखो ये जो नोट्स है ना, ये अगर आप रेफर करते हैं तो आपके पॉइंट जो है ना रिवाइज रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं, और सोचेंगे तो डेवलप कर भी सकते हैं, बट क्या है कि हो सकता है कि आपको एग्जाम टाइम पे सोचने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, हालांकि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, फिर तो सोचना ही है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स तो लिख ही देना है, मतलब ऐसे छोड़ के तो नहीं आओगे ना, तो फिर वहाँ पे सोचने में टाइम न लगे, इसलिए देखो ये रेडी रेफरेंस डेटा है तुम्हारा, रेडी रेफरेंस मटेरियल है, इसको पढ़ो, नंबर पाओ, सेलेक्ट हो जाओ, फिर तो IAS IPS बन जाएंगे आप लोग। फिर उसके बाद आप लोग सोशल मीडिया में फिर छा जाना, वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे रीजनलिज्म से क्या इम्पैक्ट होते हैं, इधर मैंने पॉजिटिव लिख दिया, इधर नेगेटिव लिख दिया। अब पॉजिटिव में क्या होगा, देखो पॉजिटिव में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, इनफैक्ट रीजनलिज्म से ये सब चीज़ें हुई हैं। पहला तो क्या है कि रीजनल पार्टीज़ का डेवलपमेंट हुआ। आपको पता होगा 1967 तक सिर्फ कांग्रेस रूल करती थी सारे स्टेट्स को, सारे जो सेंटर पे भी और स्टेट्स पे भी, लेकिन अभी क्या है, अभी रीजनल पार्टीज़ हैं, तेलुगु देशम पार्टी है, AIDMK है, ठीक है, बिहार में अलग पार्टी है, समाजवादी है, बहुजन समाजवादी पार्टी यूपी में है। तो ये रीजनल पार्टीज़ डेवलप हुई हैं रीजनलिज्म के बेसिस पे। आपका नॉर्थ ईस्ट में भी अलग अलग पार्टीज़ रूल कर रही हैं, रीजनल पार्टीज़। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल डाइवर्सिटी लेके आई है हमारी कंट्री में, जो इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें एक पॉलिटिकल डाइवर्सिटी लाया है। इसको आप और अच्छे से रिफ्रेश कर सकते हैं कि राइज ऑफ पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये फ्रेज बड़ा अच्छा लगता है, इससे लगता है कि नहीं, लड़के ने जिसने भी आंसर लिखा है वो वेल रेड है, उसको चीज़ें आती हैं, ठीक है, आपका समय और स्पेस भी बचता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसकी बात करते हैं, जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई, तो जो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स मिला, स्पेशली जो ट्राइबल पीपल हैं, दोज हु आर इलिटरेट, जिनको कुछ नहीं पता हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, जिनको सिर्फ वोट करने का मतलब भी क्या है ये भी नहीं पता, तो जब जो ऑटोनॉमस काउंसिल्स आई तो काइंड ऑफ गवर्नेंस उनके पास पहुंचा, गवर्नमेंट उनके बिल्कुल पास पहुंचा, एंड इट इम्प्रूव द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। तो इससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद क्या है कि रीजनल रिकॉग्निशन जो होता है, लाइक किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अगर आप स्टेटहुड दे देते हैं तो इट सिग्निफाइज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। लोगों की इम्पॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। बोलते हैं ना, पीपल गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल फ्रॉम द पीपल, जैसा भी फ्रेज यूज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसा है। उसके अलावा और होता है एक, देखो ये टर्म मैंने बाद में ऐड किया है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, ठीक है। इससे क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं या डिफरेंट रीजन्स हैं, वो आपस में कम्पीट करती हैं बेहतर करने के लिए इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, ठीक है। एक और फैक्टर होता है पॉलिटिकल अटेंशन आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि अगर हम वहाँ पे अच्छा काम नहीं करेंगे तो वोट्स नहीं मिलेंगे हम अपने को, तो इसलिए जो रीजनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की का भी बेस तैयार करता है। और फिर इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, आपके टैक्स इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट इन रीजन्स के लिए जहाँ रीजनलिज्म की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होता है कि नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी को खतरा है, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज़ एट डेंजर। क्यों? क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी होता है, जम्मू एंड कश्मीर से लेके अगेन जो 5-6 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, सब में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलते हैं, और ये जो है कंट्री की
जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करता है। इवन इसमें फॉरेन फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनका रोल होता है। जो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुआ या फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देखो रीजनलिज्म में आप नक्सलिज्म का भी जरूर एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि नक्सलिज्म जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है और वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही बेस्ड है। दो उनका आइडियोलॉजी वो ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, बट स्टिल आप उसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तो ये हो गया नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को खतरा है। ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर पॉलिटिकल लेवरेज इन ऑर्डर टू गेट वोट्स। अब रीजनलिज्म को जो लोकल पार्टीज़ हैं या फिर जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट भी करती हैं, किस लिए? टू गेट वोट्स, उनका अपना पर्पस सिद्ध करने के लिए। ठीक है, और क्या है, लोगों को भड़काया भी जाता है कि सी दिस इज़ योर लैंग्वेज, दिस इज़ योर नेटिव रिक्वायरमेंट, सो पीपल गेट थ्रेटन। और इनसे इंसर्जेंसी और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं ना, वो काइंड ऑफ जो सोशल पीस और हारमोनी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और इससे होता क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी का एक चैलेंज भी आता है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज भी प्रोड्यूस करता है रीजनलिज्म। देखो GS3 का जो टॉपिक था इंटरनल सिक्योरिटी, उससे अगर आपने लिंक किया यू विल डेफिनेटली गेट एन एज। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट इज सेसेशनिस्ट टेंडेंसी लीड्स टू इंसर्जेंसी इन एक्सट्रीमिज्म। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस देखो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये बाद में मैंने ये देखो जितने रेड में लिखे हुए हैं ना, ये मैंने बाद में ऐड किया है, स्पेशली अपना पूरा GS के सिलेबस को पढ़ने के बाद। यही फ़ायदा होता है अगर आप एक कंसाइज नोट बनाते हैं। तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी वाला डायमेंशन यहाँ पे नहीं ला पाता इफ़ आई वुड हैव नॉट मेड दिस नोट्स। ठीक है, अब मुझे दिमाग में क्लिक भी नहीं करेगा एग्जाम से जस्ट पहले। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वैसे यार देखो इतना पढ़ लेते हैं ना कि आप कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे वहाँ पे। इतनी पढ़ाई कर लेता है इंसान मेंस के एग्ज़ाम से पहले कि वो कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा, लेकिन बकवास चीज़ें नहीं लिखनी ना, पेज भर के नहीं आना है, नहीं तो UPSC है, नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कॉन्क्रीट चीज़ें लिखो, भले आप जो 2 पेज भरने होते हैं 10 मार्कर में 1.5 पेज ही भर के आओ, बट राइट कॉन्क्रीट थिंग्स। ठीक है, तो उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इट इज़ प्रूवन फैक्ट। आप किसी से भी आप टॉपर्स के आंसर्स भी देख सकते हो, जो कम लिखता है भले लेकिन जो कॉन्क्रीट लिखता है ना उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि फिर पेज भरने की हड़बड़ी नहीं रहती ना, दिमाग से ही काम करता है वहाँ पे और अच्छे अच्छे टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, और नहीं सीखे हो तो अभी रट्टा मारो जिंदाबाद, और क्या है, रेडीमेड मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, तो ये बाकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, सन्स ऑफ सॉइल डायग्राम, नेटिविज्म जो है, हाँ नेटिविज्म से क्या होता है कि बाहर की जो कंपनीज़ हैं या फिर जो MNCs हैं, देखो नेटिविज्म से प्रिवेंट्स बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फ्रॉम बीइंग एस्टेब्लिश्ड, दस रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे क्या होता है कि जो लोकल लोगों में रिसेंटमेंट है वो और बढ़ता है, एक तरह से विशियस साइकिल का काम करता है कि एक तरफ तो वो लोग कह रहे हैं कि रीजनलिज्म के लिए हमारा डेवलपमेंट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ हैंडलिंग द आउटसाइडर्स स्पेशली द MNCs, जो कि एक तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के थ्रेट की वजह से नहीं आते, एंड द सेकंड थिंग कि बोलते हैं कि नहीं हमारा सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन है तो यहीं के लोग बिजनेस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता नहीं है, रीजनलिज्म रीस्ट्रेंथन होता है। ये आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर अगेन रीजनलिज्म क्या होता है कि जो रीजन के इश्यूज हैं ना वो नेशनल प्रायोरिटी को डोमिनेट कर जाते हैं, तो अगेन दैट बिकम्स अ नेगेटिव पॉइंट, राइट। अगेन इट्स एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 पैटर्न्स ऑफ रीजनलिज्म को कैसे अकोमोडेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो 3 पैटर्न्स मैंने बाद में मेंशन किया कि हाउ द रीजनलिज्म वाज एड्रेस्ड और अकोमोडेटेड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट फेज में क्या था, लिंग्विस्टिक डिमांड्स थी, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई। देयर वेर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, वो एक्ट जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट 1956, उसको आप कोट कर सकते हैं। 17 एंड 80s में नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल इंसर्जेंसी हुई, उनको काउंटर करने की कोशिश की गई, ऑटोनॉमी दी गई, 6 शेड्यूल के एरियाज बढ़ाए गए, ILP लाया गया, अप्सपा वगैरह लाया गया। अगेन अप्सपा वाला कॉन्टेक्स्ट आप मिस नहीं कर सकते, अगेन उसके चैलेंजेस में आएंगे कि रीजनलिज्म ने क्या क्या चैलेंजेस पोज किया है, राइट। तो इसने अप्सपा इम्पोज किया है जो काफ़ी क्रिटिसाइज भी होता है, सुप्रीम कोर्ट तक ने इसको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, अप्सपा जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता है। ठीक है, देन
अगेन एक काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का।